जय हिंद बच्चों। आज क्लास 11th फिजिक्स के 6 चैप्टर वर्क एनर्जी पावर का 4th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 6.4 और आज आपको एक छोटा सा सिंपल सा डेरिवेशन करना है। काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करना है, एक्सप्रेशन उसका ड्राइव करना है। एग्जाम में आपसे उस टॉपिक पर कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको पहले वो समझना है। दो तरीके से आपसे एग्जाम में उस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे बोला जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव करिए कैलकुलस मेथड से। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस मेथड, तो ये हो गया। दूसरा आपसे भी बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव करें जब ऑब्जेक्ट पर वेरिएबल फोर्स लग रहा है। यानी कि बात को समझना, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको जो डेरिवेशन कराया था वो भी काइनेटिक एनर्जी का था, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा था। और अभी वो क्वेश्चन में क्या बोलेंगे आपसे बोलेंगे कि एक्सप्रेशन वही काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, लेकिन ऑब्जेक्ट पर वेरिएबल फोर्स लग रहा है। आपको एक चीज ध्यान रखना है, चाहे ऑब्जेक्ट पर वेरिएबल फोर्स लगे चाहे ऑब्जेक्ट पर कांस्टेंट फोर्स लगे। कांस्टेंट फोर्स वो होता है जिस फोर्स में कोई वेरिएशन नहीं आता है, यानी कि ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लग रहा है, मान लो 10 न्यूटन लग रहा है, तो ना वो कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, तो कांस्टेंट फोर्स हो गया। वेरिएबल फोर्स हो गया, ऑब्जेक्ट पर कभी 10 न्यूटन का लग रहा है, कभी 12 न्यूटन का, कभी 15 हो जा रहा है, कभी 8 हो जा रहा है, मतलब कभी ज्यादा हो जाए कभी कम हो जाए, इस तरीके, तो वो वेरिएबल फोर्स हो गया। दोनों ही केस में एक्सप्रेशन एक ही आना है। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ mv² होता है, वही एक्सप्रेशन आएगा। ऐसा नहीं कि वेरिएबल फोर्स लग गया तो कोई दूसरा एक्सप्रेशन आ जाएगा और कांस्टेंट फोर्स लग गया तो कोई दूसरा एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो हम आज देखेंगे कि किस तरीके से अगर किसी ऑब्जेक्ट पर वेरिएबल फोर्स लग रहा होता है तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे करेंगे। कैलकुलस मेथड से बोला जाता है और कैलकुलस मेथड से करा जाता है। कैलकुलस मेथड मतलब इंटीग्रेशन मेथड से आपको ये डेरिवेशन करना है। अब इधर देखो, हमने ये माना कि एक ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया, तो जो फोर्स है हमारा वेरिएबल फोर्स है, तो हमने माना कि जब उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया तो उसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ। और ये भी कंसीडर करेंगे कि इनिशियली ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है। इनिशियली क्या है? रेस्ट में ऑब्जेक्ट रखा, हमने उस पर फोर्स लगाया, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो जब हमने ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हमने ये माना कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो ds, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो F फोर्स है, ds डिस्प्लेसमेंट है। कई बार बच्चों को डाउट होता है, वो कहते हैं सर ये तो फॉर्मूला ऐसा नहीं, पहले तो ये था F इक्वल टू इस तरीके से था, W इक्वल टू Fs cos थीटा, इस तरीके से फॉर्मूला था। ये cos थीटा किधर चला गया? अब इसमें तो है नहीं। तो आपको ही समझना है बेटा कि cos थीटा F और S के बीच का डिस्टेंस, वो cos थीटा जो है अब क्या होता है बच्चों, कई बार बच्चों को ये डाउट लगता है कि भाई वर्क डन का फॉर्मूला ये पड़ा था W इक्वल टू Fs cos थीटा। अब बच्चों को लगता है यहाँ कहाँ उड़ गया ये, यहाँ तो है नहीं। तो बच्चों आपको समझना है cos थीटा क्या होता है? cos थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। अब ऐसा ब्लॉक रखा है, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। अब ब्लॉक हो, ऑब्जेक्ट हो, स्फेरिकल हो, किसी भी शेप का ऑब्जेक्ट हो, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी में डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा कितना हो गया? 0। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती? cos 0 की वैल्यू 1। तो इसीलिए यहाँ पर cos थीटा हमने नहीं लिखा। चलो ठीक है, नहीं लिखा तो बच्चों को बोले ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला ये तो ऐसा होता है, तो ये इस जैसा भी नहीं लग रहा। बच्चों को क्या लग रहा है? अगर डी इसमें ठोक दिया, यहाँ पे डी ठोक दिया, भैया क्यों ठोक दिया, क्यों परेशान हो? बच्चे सोच रहे होंगे सीधा सीधा लिख देते सर। तो बेटा उसको समझना है, हमने ये माना कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया F, ठीक है, लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट थोड़ा हुआ, तो थोड़े डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखेंगे? S जो है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो ds जो है वो थोड़ा डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट थोड़ा होगा, स्मॉल होगा, तो वर्क डन भी स्मॉल होगा, तो उसमें भी d लगा दिया। तो dw का मतलब स्मॉल वर्क डन हो रहा है। अगर w लिख दिया तो टोटल वर्क डन हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे d लगाया और यहाँ पर भी d लगा दिया। इतना चीज समझ में आया? ठीक। तो अब क्या है, इसके आगे देखते हैं। अब dw बहुत आसान सा डेरिवेशन है, ठीक है, बहुत ही आसान है। फोर्स के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन, और ds के प्लेस पे ds, F के प्लेस पे m इंटू a। अब dw के प्लेस पे dw, m
अब ए के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, dv/dt। बच्चे बोल रहे कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया dv/dt, कहाँ से आ गया? देखो बेटा dx/dt, x जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट है बेटा, x क्या डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दूं यानी कि dx/dt ऐसे लिख दूं तो ये बेटा वेलोसिटी के बराबर होता है, और इस वेलोसिटी को अगर मैं dv/dt लिख दूं तो ये एक्सेलरेशन के बराबर होता है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन के बराबर होता है। बात समझ में आया? कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो, मैंने जैसे आपको बताया कि आपको कभी भी मेरा कोई लेक्चर देख रहे हैं आप उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, डाउट की तो ऐसी कर देंगे, कैसे समझ में नहीं आएगा। अब क्या हो रहा है बेटा, dw मास को ये रखा, ये dv को ds के प्लेस पर, ds को dv के प्लेस पर, यानी कि ये ds और dv को इसके राइट में, ds को dv के प्लेस पर, dv को ds के प्लेस पर लिख दिया, और dt को वहीं रखा नीचे वाले को। ठीक है, सिर्फ इसको इसके प्लेस पे, इसको इसके प्लेस पे। अब ये ds/dt क्या हो गया, अभी मैंने बताया देखो, dx/dt, ds/dt, dl/dt, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय स्मॉल टाइम, dt लिखा ना तो स्मॉल टाइम, ds स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो dw m, इसकी जगह आएगा v और ये आ जाएगा dv, यानी कि ds/dt की जगह v लिख दिया, ये एक्सप्रेशन है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखो dw का तो इंटीग्रेशन w हो जाएगा, यहां लगाना साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो नागराज बना दिया इसको क्या बोलते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन, अंदर क्या लिखा m और v और dv। ठीक है, अब लिमिट कैसे लगाते हैं, लिमिट को समझ लो, मास तो कांस्टेंट रहना है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आया, ये तो हमें पता है, हम खुद ही बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में था, उसे धक्का दिया वो मूव कर गया, तो पहले वेलोसिटी जीरो, धक्का देने के बाद फोर्स लगाने का तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी इसकी, तो वेलोसिटी में तो चेंज आया। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, और जब हमने उसमें फोर्स लगाया तब वेलोसिटी कितनी होगी, तब वेलोसिटी होगी मान लो ये v, ऐसा लिख, ऐसा लिमिट लगा, नीचे लोअर लिमिट बोल जो लगाते हैं उसे बोलते हैं लोअर लिमिट या अपर लिमिट, फिर w। अब इसमें कांस्टेंट क्या है, मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है नहीं, तो जो कांस्टेंट है उसे इंटीग्रेशन के साइन से पहले लिख लेते हैं, यानी कि उसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, होगा ही नहीं क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। नीचे लिखा जीरो, ऊपर लिख दिया v, और ये हो गया v dv, तो w m। अब v के ऊपर कोई पावर नहीं लगी है, इसका मतलब उस पर पावर 1 है, जिस पर कोई पावर नहीं उस पर 1 पावर मानते हैं। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जो पावर होती है उसमें 1 ऐड कर दो। अब जब इसके ऊपर पावर 1 है, हमने 1 और ऐड कर दिया तो इसके ऊपर क्या होगा 2, और पूरी पावर को नीचे लिख दो, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, v dv का इंटीग्रेशन हो गया। अब इसमें क्योंकि लिमिट लगी है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, लगाना स्क्वायर ही है, और नीचे जो लिमिट लगी है 0 लगा दो, और ऊपर जो लिमिट लगी है v ये लगा दो, w ये m, इस v के प्लेस पर ये v लिखो, इस v के प्लेस पर ये वाला v, तो v। अब इस पे स्क्वायर लगा दो, मतलब इस v को हटा दिया, ये अपर लिमिट लगा दी, फिर माइनस लगाया, कहाँ से आया माइनस, फॉर्मूले का माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है तो ये माइनस किसी का, फॉर्मूले का। अब इस v को फिर हटाओ, इसकी जगह ये लिखो 0, इसके प्लेस पे एक बार अपर लिमिट लगाना है और जो पावर है वो लगा दो, फिर माइनस लिखो, फिर इसके बाद प्लेस पे लोअर लिमिट लगाओ और जो पावर है उसे लगा दो, और ये 2 तो एज इट इज लिख दो, जो नीचे लिखा है 2 तो कांस्टेंट है। तो W इक्वल टू क्या हो गया m v स्क्वायर अपॉन 2, तो हम स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, W इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इतना वर्क डन किया हमने उस ऑब्जेक्ट पे, जब हमने फोर्स लगाया तो इतना वर्क डन हुआ। फिर इसमें क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लिख देंगे। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे कि ये जो हमने वर्क डन किया वो उस ऑब्जेक्ट में किस फॉर्म में दिखेगा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो लिखेंगे दिस वर्क डन विल अपीयर्स इन अ बॉडी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
और W हटा के क्या लिख देंगे उसके बाद के। ये जो वर्क डन है किस फॉर्म में दिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो W की जगह के हाफ mv²। तो ये जो डेरिवेशन हमने करा, एक्सप्रेशन ड्राइव करा काइनेटिक एनर्जी का, ये हमने कैलकुलस मेथड से यानी कि इंटीग्रेशन मेथड से किया। तो इंटीग्रेशन मेथड से बोल रहे हैं तो ऐसा करना। अब बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव करो, वेरिएबल फोर्स लग रहा है, मेथड यही इंटीग्रेशन मेथड से ही भी करना है। तो मैंने क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में बता दिया था किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस तरीके से करना है आपको। और आप लोग एक काम करना, जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये डेरिवेशन करते हैं तो इनके स्टार्टिंग में कोई थ्योरी लिखना है, क्या लिखना है, तो बच्चों देखो थ्योरी कोई ज़्यादा नहीं लिखना होता। अब जैसे यही केस है, यही डेरिवेशन की बात करते हैं, तो इसमें लिख दो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास m है, इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट में है, यही तो कंडीशन है। और फिर हमने उस पर कैसा फोर्स लगाया, अब वेरिएबल फोर्स एक्टेड ऑन इट, एक वेरिएबल फोर्स उस पर लग गया। तो जो भी डेरिवेशन आपको करना है तो जो उसमें कंडीशन दे रखी है, जो भी आपसे पूछा जाएगा उसमें एक दो लाइन लिख दो, ठीक है। और अगर जैसे कई बच्चे होते हैं बोलते सर हमें तो समझ में ही नहीं आता क्या लिखें क्या नहीं लिखें, तब क्या करें, क्योंकि कई बुक्स में बड़ी बड़ी लंबी कहानी लिखी होती है। तो भैया इतनी बड़ी लंबी कहानी कुछ नहीं लिखनी है, वो बुक्स में आपको समझाने के लिए लिखी होती है। पता चला 4 लाइन का डेरिवेशन है, एक पन्ना उसमें पूरी थ्योरी लिखी है, 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो तुम उसे उतना पूरी थ्योरी थोड़ी लिखोगे, उसके कुछ नहीं नंबर मिलने वाले। तो आप ये समझो कि अगर आप ये बोल रहे हैं कि भाई हमें थ्योरी याद नहीं रही हम क्या करें, तो कोई बात नहीं, आप थ्योरी मत लिखो। फिर आपको क्या करना, जैसे आपने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव कर लिया तो आप लास्ट में लिखो के काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे लिख दो m जो है ऑब्जेक्ट का मास है और v वेलोसिटी है, ऐसा कर दो तब भी काम चल जाएगा। और बेटर ये है कि अगर आप 1-2 लाइन है, कोई तरह ज़्यादा टिपिकल नहीं, जो जैसा डेरिवेशन में बोला गया है वैसा ही लिखना है, वही कंडीशन में 1-2 लाइन लिख दो बस। 1-2 लाइन इसमें कोई ज़्यादा नहीं लिखना है कि पूरा आधा पेज भर दिया, 1 पेज भर दिया, उसका कुछ नहीं मिलने वाला, 1-2 लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हो गया। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे या आपको लग रहा है इससे कोई फ़ायदा हो रहा है आपको बच्चों, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, टेंशन कतई नहीं लेने की ज़रूरत है, किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, आप उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं उस टॉपिक पर लेक्चर बना दूंगा। कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।